हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीके लॉ क्लासेस। और आज हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की डिफिनीशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है और ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट क्या है। तो ये सारे टॉपिक हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं। जिनको भी ये पार्ट 1 देखना हो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है सबसे पहले सब एजेंट के बारे में। सब एजेंट कौन होता है, तो ये आता है सेक्शन 191 में। इसकी डिफिनीशन दी गई है। सब एजेंट डिफाइंड, अ सब एजेंट इज ए पर्सन विच आर एम्प्लॉयड टू वर्क अंडर ओरिजिनल एजेंट। तो सब एजेंट कौन होता है दोस्तों? सब एजेंट वो पर्सन होता है जो एजेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ओरिजिनल एजेंट के द्वारा, जो उसके अंडर में काम करता है, उसी को हम सब एजेंट कहते हैं। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 192 के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है तो क्या होगा, प्रिंसिपल को अगर उसकी नॉलेज है, उसके बारे में जानकारी है। If sub agent properly appointed in the knowledge of principal, then principal liable for his act to the third party। अगर प्रिंसिपल के नॉलेज में उसको अपॉइंट किया गया है, प्रिंसिपल के अथॉरिटी में, तो प्रिंसिपल उसके एक्ट के लिए लाइबल होगा। जो भी एक्ट वो करेगा, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा सब एजेंट, तो उसके एक्ट के लिए कौन लाइबल होगा? प्रिंसिपल लाइबल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल को मालूम है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 193 में क्या कहा गया है। एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी सब एजेंट के लिए, अगर बिना अथॉरिटी को उसको अपॉइंट किया गया हो तो। इफ़ एनी सब एजेंट अपॉइंटेड बाय एजेंट विदाउट अथॉरिटी, एजेंट विल बी लाइबल फॉर देयर एक्ट डन टूवर्ड प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। अगर कोई भी सब एजेंट अपॉइंट किया गया है विदाउट प्रिंसिपल नॉलेज, विदाउट अथॉरिटी, तो यहाँ पे उसके एक्ट के लिए कौन लाइबल होगा दोस्तों? उसके एक्ट के लिए केवल एजेंट लाइबल होगा, प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल को उस सब एजेंट के बारे में जानकारी नहीं है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। इसके आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 194 के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे। सेक्शन 194 क्या कहता है? रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। तो कोई भी पर्सन अगर अपॉइंट किया जाए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट के द्वारा, तो यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पर्सन अपॉइंट किया जाए तो उसे हम सब एजेंट ही कहेंगे। तो इसको चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे ए क्या है? प्रिंसिपल है। बी सॉलिसिटर। ए डायरेक्ट बी सॉलिसिटर टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन। बी अपॉइंट सी एंड ऑक्शनर टू सेल द एस्टेट। नाउ सी इज़ नॉट सब एजेंट, सी इज़ एजेंट टू कंडक्ट। तो ए यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल है, और बी क्या है? एक एजेंट है, सॉलिसिटर है, उसका एडवोकेट है, वकील है। तो ए ने बी से क्या कहा कि उसके प्रॉपर्टी को सेल करवाओ बाय ऑक्शन, नीलामी के थ्रू। तो बी ने यहाँ पे क्या किया? सी को अपॉइंट किया। सी एक क्या है? ऑक्शनर है, जो नीलामी करता है। तो यहाँ पे जो सी है, सी अपॉइंट किया गया है, वो सब एजेंट नहीं कहलाएगा। सी इज़ एक्टिंग लाइक अ एजेंट, सी भी एक एजेंट की तरह कार्य करेगा, उसे हम सब एजेंट नहीं कहेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 194। सी कौन था? ए का ही एजेंट होगा, प्रिंसिपल का ही एजेंट होगा, उसे सब एजेंट नहीं कहा गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे सेक्शन 195 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? एजेंट ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। तो जो हमारा सब एजेंट है उसको अपॉइंट करने के लिए एजेंट की क्या ड्यूटी है।
तो दोस्तों एजेंट की क्या ड्यूटी है कि अगर वो कोई भी सब एजेंट अपॉइंट करता है तो वो उसको अपने बिजनेस की तरह समझ कर ही अपॉइंट करेगा, ये नहीं कि किसी को भी अपॉइंट कर ले। सावधानी बरतेगा और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके सब एजेंट अपॉइंट करेगा। जैसे कि अगर उसका खुद का बिजनेस होता तो करता हुआ एज ए प्रिंसिपल, तो वैसे ही उसे देख करके करना है, ये इसकी ड्यूटी है। ये आता है सेक्शन 195 में। इसके बाद हम लोग समझते हैं रेमेडीज़ ऑफ प्रिंसिपल फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। प्रिंसिपल के पास क्या रेमेडीज़ है? तो दोस्तों प्रिंसिपल के पास काफ़ी रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि वो अपने एजेंट से अकाउंट के लिए भी डिमांड कर सकता है, जो भी बिजनेस में हो रहा है उसके अकाउंट को देखने के लिए, पेमेंट सीक्रेट को देखने के लिए, जो भी पेमेंट हुआ है या फिर कोई प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, इलिसिट प्रॉफिट एजेंट ने अर्न किया, उसको भी प्रिंसिपल देख सकता है। और डैमेजेस अगर हुए हैं एजेंट के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कोई डैमेज इसके द्वारा हुआ है तो उसकी भी वो डिमांड कर सकता है, प्रिंसिपल डिमांड कर सकता है। ये उसके पास रेमेडीज़ हैं। तो दोस्तों रेमेडीज़ हो गई हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं राइट ऑफ एजेंट के बारे में, कि हमारे पास एजेंट के क्या क्या राइट्स हैं। तो हम यहाँ पे 5 राइट्स पढ़ने वाले हैं एजेंट के। सबसे पहला है राइट टू रेम्यूनरेशन। तो एजेंट के पास राइट है रेम्यूनरेशन लेने का। सेक्शन 219 में बताया गया इसको, व्हेन एजेंट रेम्यूनरेशन बिकम ड्यू। तो एजेंट की रेम्यूनरेशन कब ड्यू होगी, कब उसको पेमेंट मिलेगी, कमीशन मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ एजेंट नॉट ड्यू अनटिल द कंप्लीशन ऑफ एक्ट। तो अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है एजेंट और प्रिंसिपल के द्वारा, तो एजेंट को कमीशन या पेमेंट तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो एक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। जो भी उसने कार्य लिया है जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर देता तब तक उसको पेमेंट ड्यू नहीं होगी, रेम्यूनरेशन ड्यू नहीं होगी। इसके बाद समझते हैं सेक्शन 220 को। इसमें क्या कहा गया है, एजेंट नॉट इंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्ट। इसको समझते हैं, एन एजेंट हु इज़ गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट इन एजेंसी contract is not entitled for any remuneration for that part which he has misconducted। तो दोस्तों अगर एजेंट ने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते समय कोई मिसकंडक्ट किया है तो वो कोई भी रेम्यूनरेशन उसको नहीं मिलेगा उस पार्ट के लिए जिस पार्ट में उसने मिसकंडक्ट किया है। तो ये कहा गया सेक्शन 220 में। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एजेंट है और बी प्रिंसिपल है। अब बी ने ए से कहा, एजेंट से कहा कि सी से अमाउंट रिकवर करो 1000। तो ए यहाँ पे क्या करता है, जो एजेंट है वो क्या करता है कि मिसकंडक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अमाउंट रिकवर नहीं हो सकता सी से। तो अब यहाँ पे जो भी लॉस हुआ है उसके लिए बी जो प्रिंसिपल है वो ए से डिमांड कर सकता है, और ए ने जो भी सर्विसेज दी हैं उसकी सर्विसेज के लिए भी उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। तो यही है हमारा सेक्शन 220। आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा राइट है हमारा राइट ऑफ रिटेनर। रिटेनर का राइट भी है, सेक्शन 217 में इसको बताया गया है। एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। तो एजेंट के पास ये राइट है कि वो रिटेन कर सके, प्रिंसिपल के अमाउंट को रिटेन कर सकता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में उसके पास रिसीव होता है तो उसको रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है। अगर उसकी कमीशन उसको नहीं मिली उसके कार्य की, उसके एक्ट की, तो उसके लिए वो रिटेन कर सकता है। ये है सेक्शन 217 में। इसके बाद देखते हैं थर्ड राइट के बारे में।
तो दोस्तों थर्ड राइट है राइट ऑफ लाइन। ये क्या होता है, ये आता है सेक्शन 221 में, एजेंट्स लाइन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। तो क्या प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को एजेंट रख सकता है, उस पर अधिकार है उसका। तो आइए समझते हैं। एन एजेंट इज़ इंटाइटल्ड टू रिटेन गुड्स, पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ द प्रिंसिपल रिसीव्ड बाय हिम until the amount due to himself for commission has been paid for to him। तो एजेंट के पास ये राइट होता है कि वो प्रिंसिपल की कोई भी उसका गुड्स, पेपर या फिर अदर प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो उसको रख सकता है अपने पास। उसके पास वो अधिकार है अगर उसके कमीशन नहीं मिलती है उस चीज़ के लिए जो भी एक्ट वो कर रहा है। तो ये भी दूसरे राइट की तरह ही है। उसके बाद हम चौथे राइट के बाद में बात करते हैं राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का राइट क्या होता है, सेक्शन 222 में आता है। एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉफुल एक्ट। इंडेमनिटी रेमुनरेशन की तरह ही कि एजेंट को रेमुनरेशन की तरह ही है कि एजेंट को इंडेमनिफाइड किया जाना चाहिए उसके लॉफुल एक्ट के लिए। जो भी लॉफुल एक्ट वो करता है उसके लिए उसको इंडेमनिफाइड किया जाना चाहिए। इसमें क्या है, द एम्प्लॉय ऑफ एन एजेंट इज़ बाउंड टू इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स डन बाय सच एजेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्म्ड अपॉन हिम। तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि एजेंट जब काम करता है प्रिंसिपल के लिए, जो एम्प्लॉय करता है, जैसे एम्प्लॉय कौन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, जो एम्प्लॉय करता है एजेंट को। तो एजेंट को अगर कोई लॉस होता है, क्षतिपूर्ति होती है, लॉस होता है, तो उसको प्रिंसिपल को उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, इंडेमनीफाइड करना पड़ेगा। इंडेमनीफाइड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। तो उस लॉस की भरपाई प्रिंसिपल को एजेंट को देनी पड़ेगी। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, बी एजेंट है और सी थर्ड पार्टी है। ए जो कि सिंगापुर में रहता है, बी कलकत्ता में रहता है। तो ए बी से कहता है कि तुम जो है सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। तो बी एजेंट है तो ए के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा सी से कि गुड्स डिलीवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है गुड्स सी को। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सी और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सी कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से, लेकिन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट तो ए से ही होगा क्योंकि वो प्रिंसिपल है। तो बी एज एजेंट यहाँ पे कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो ए है गुड्स डिलीवर ही नहीं करता बी को, तो बी के पास जब नहीं पहुँचता है तो वो सी को भी नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सी सूट कर देता है बी के ऊपर कि तुमने गुड्स को भेजा नहीं और हमें डैमेज हुआ है। तो यहाँ पे बी की कोई गलती नहीं, गलती ए की है क्योंकि ए ने गुड्स बी को पहुँचाए नहीं, तो बी सी को कैसे देगा। तो यहाँ पे बी जो है एजेंट डिफेंड करने के लिए केस को सी से जो भी उसको लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, ए करेगा। तो यही होता है हमारा राइट टू इंडेमनिटी। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 223 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ। तो एजेंट जो है, एजेंट को इंडेमनिफाइड किया जाना चाहिए कोई भी एक्ट अगर वो गुड फेथ में प्रिंसिपल के लिए करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ए एक प्रिंसिपल है और बी एक एजेंट है। ए ने बी से कहा कि हमारा गुड्स जो है सेल कर दो डी को। अब बी क्या करता है, गुड्स को सेल कर देता है डी को। बाद में पता चलता है कि गुड्स ए का है ही नहीं। तो जिसका गुड्स है, जो रियल ऑनर है सी जो रियल ऑनर है वो बी के ऊपर केस कर देता है और उसको गुड्स रिकवर कर लेता है। अब यहाँ पे जो भी लॉस होगा बी को, एजेंट जो है उसको लॉस होगा, वो प्रिंसिपल उसकी भरपाई करेगा
क्योंकि एजेंट ने उसके गुड फेथ के लिए काम किया है, उसको ये मालूम नहीं था कि वो गुड्स उसका नहीं है। ये हो गया सेक्शन 223। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 224 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट है तो क्या उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है ए एम्प्लॉयज़ बी, ए बी को एम्प्लॉय करता है टू बीट सी। सॉरी, यहाँ पे बीट जो है वर्ड मिस है। तो ए जो है बी को एम्प्लॉय करता है कि सी को बीट करो, एंड एग्रीज टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट ऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। और ये कहता है कि जो भी तुम्हें नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूँगा, उसको पीट दो तुम। तो बी क्या करता है, सी को पीट देता है। और उसके बाद क्या होता है, सी को नुकसान होता है, सी जो है सूट कर देता है बी को और उससे डैमेज रिकवर करता है। डैमेज उसको पे करने पड़ते हैं बी को, सी को। तो अब यहाँ पे सो डूइंग ए इज़ नॉट लेबल टू इंडेमनीफाई बी फॉर दोज डैमेज। तो यहाँ पे ए लायबल नहीं होगा बी को उस डैमेज के लिए, भले ही उसने कहा था कि हम इंडेमनीफाई करेंगे, मतलब क्षतिपूर्ति करेंगे, क्योंकि ये एक क्रिमिनल एक्ट है। तो क्रिमिनल एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग समझते हैं 5वें राइट्स के बारे में, राइट टू कंपनसेशन। ये आता है सेक्शन 225 में। इसमें क्या कहा गया है, कंपनसेशन टू एजेंट फॉर इंजरी कास्ट बाय प्रिंसिपल निगलेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर प्रिंसिपल के निगलेक्ट की वजह से एजेंट को कोई नुकसान होता है, इंजरी होती है, तो क्या प्रिंसिपल लायबल होगा। तो देखते हैं इसको। द प्रिंसिपल मस्ट कंपनसेट टू हिज एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी कास्ट टू सच एजेंट बाय प्रिंसिपल निगलेक्ट और वांट ऑफ स्किल। तो प्रिंसिपल की निगलेक्ट की वजह से, उसके स्किल की वजह से कोई कार्य वो कर रहा है एजेंट के लिए, अगर एजेंट को नुकसान होता है तो उसके लिए वो एजेंट को कंपनसेट ज़रूर करना पड़ेगा। उसे जो भी उसे नुकसान हुआ उसे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए एम्प्लॉयज़ बी, ए ने बी को एम्प्लॉय किया, ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है। तो बी एक क्या है, ब्रिकलेयर है, मतलब दीवार बनाने वाला, एक मिस्त्री कह सकते हैं बिल्डिंग में। तो उसको अपॉइंट करता है। और जो प्रिंसिपल है वो स्कैफोल्डिंग, पुट अप द स्कैफोल्डिंग हिमसेल्फ। स्कैफोल्डिंग क्या करता है, खुद से बनाता है। जो पाड़ होता है ना, बांस का लोग बनाते हैं, उस पर चढ़ करके दीवार बनवाते हैं, तो उसको प्रिंसिपल ने खुद से बनाया। और द स्कैफोल्डिंग इज़ अनस्किलफुली पुट अप, और ऐसे उसको बनाया कि वो बी क्या होता है, उसमें से गिर जाता है जैसे ही चढ़ता है और हर्ट हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है, चोट लग जाती है। तो अब यहाँ पे जो ए प्रिंसिपल है उससे बी को कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल की वजह से उसका नुकसान हुआ है एजेंट को, तो प्रिंसिपल को कंपनसेट करना पड़ेगा। यही कहा गया है सेक्शन 225 में। तो ये हो गए हमारे राइट्स, राइट ऑफ एजेंट। आगे बात करते हैं एजेंट की अथॉरिटी के बारे में। तो दोस्तों एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है। द अथॉरिटी ऑफ एजेंट मीन्स हिज कैपेसिटी टू बाइंड प्रिंसिपल। तो अथॉरिटी ऑफ एजेंट क्या होती है कि एजेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रिंसिपल को बाइंड कर सकते हैं एक्ट के लिए। अथॉरिटी एक तरह से पावर कह सकते हैं एजेंट की। तो दोस्तों एजेंट अथॉरिटी का सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 226। इसमें क्या कहा गया है, इन्फोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो एजेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है थर्ड पार्टी के साथ प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो अगर वो अपने दायरे में रहकर काम करता है, जो भी काम करता है दायरे में रहकर और लॉफुली एक्ट करता है, तो उसमें प्रिंसिपल लाइबल होगा उसके एक्ट के लिए,
एजेंट लायबल नहीं होगा अगर वो दायरे में रहकर काम करता है तो। इसके बाद देखते हैं दूसरा सेक्शन 186, एजेंट अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो एजेंट की जो अथॉरिटी होती है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, उसकी जो भी अथॉरिटी है, जो भी पावर उसको मिली है। तो इसके बाद अगले सेक्शन में समझते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। सेक्शन 187, डिफिनीशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी होती क्या है। तो सबसे पहले एक्सप्रेस अथॉरिटी समझते हैं। एक्सप्रेस क्या है। एक्सप्रेस अथॉरिटी वेयर द अथॉरिटी इज़ कन्फर्ड बाय वर्ड स्पोकन रिटन, इसको हम एक्सप्रेस अथॉरिटी कहते हैं। जो भी अथॉरिटी प्रिंसिपल देता है एजेंट को बोल करके, लिख करके, उसे हम एक्सप्रेस अथॉरिटी कहते हैं। इसके बाद समझते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है। एन अथॉरिटी सेट टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज़ टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, जो केस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ऐसे ही मिल जाती है, बोल कर लिख कर नहीं दी जाती है। जैसे कि एक शॉप है, शॉप में ऑनर ने एक पर्सन को अपॉइंट किया कार्य करने के लिए, तो उसने क्या किया, वर्क करने लगा उसमें। उसके बाद धीरे धीरे वो अकाउंट भी देखने लगा और प्रिंसिपल ने उसको ये नहीं बोला कि तुम ये काम मत करो। तो अब यहाँ पे उसको एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी मिल गई है कि वो अकाउंट का काम भी वहाँ पे कर सकता है। इसे हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी। एजेंट की जो अथॉरिटी होती है उसका क्या स्कोप है, कहाँ तक वो एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ाई जा सकती है, और उसकी लायबिलिटीज़ क्या है। तो इसमें आता है सेक्शन 188 में एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी। तो एजेंट की अथॉरिटी हम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है एजेंट। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज़ अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट। तो एजेंट के पास ये अथॉरिटी है कि कोई जो भी कार्य ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो उसको कर सकता है लॉफुल एक्ट। अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग्स विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सच एक्ट। तो जो भी उसको एक्ट दिया गया है, कार्य दिया गया करने के लिए, तो उसके लिए जितनी भी ज़रूरत है लॉफुल एक्ट वो कर सकता है। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए एक प्रिंसिपल है, बी एक एजेंट है। ए ने बी को अपॉइंट किया उसके बिजनेस के लिए, शिप बिल्डिंग का बिजनेस है, उसके बिजनेस में कार्य करने के लिए, बनाने के लिए अपॉइंट किया। अब बी को जो भी ज़रूरतें हैं उस कार्य को करने के लिए, शिप बिल्ड करने के लिए, तो वो उसको जानी पड़ेगी। जैसे वो टिम्बर परचेज़ कर सकता है, मटेरियल जो भी उसमें ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल की, या फिर कोई वर्कमैन कार्य करने के लिए वर्कर चाहिए तो वो भी अपॉइंट कर सकता है। तो एजेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड भी कर सकता है। इसे हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी भी कह सकते हैं। जैसे कि उसके बाद एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी हो गई कि वो मटेरियल, टिम्बर, ये सारी चीज़ें ला करके शिप बिल्ड करेगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 188। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 237। इसमें क्या कहा गया है, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट अनऑथराइज्ड एक्ट वर ऑथराइज्ड। तो एजेंट का अनऑथराइज्ड एक्ट अगर ऑथराइज्ड हो, मैं जैसे कि प्रिंसिपल ने ऑथराइज नहीं किया है लेकिन उसने वो कार्य कर दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल ही बाउंड होगा उस चीज़ के लिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए ने बी को कंसाइन किया गुड्स सेल करने के लिए, तो बी क्या करता है, गुड्स को सेल करता है, और ए ने क्या कहा कि एक फ़िक्स प्राइस जो है निर्धारित कर दिया कि इससे कम में नहीं बेचना है इस गुड्स को। लेकिन सी क्या करता है, सी यहाँ पे आता है और इग्नोरेंट करके इस चीज़ को बी से गुड्स को ख़रीद लेता है प्राइस से लोअर में जो ए ने फिक्स किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो ए लाइबल होगा, बाउंड होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओके दोस्तों।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 189 के बारे में, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। तो कोई इमरजेंसी जैसे अगर बिजनेस में आ गई है वर्क करते समय, तो एजेंट के पास क्या अथॉरिटी है? एन एजेंट हैज़ अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि एजेंट के पास ये अथॉरिटी है कि कोई इमरजेंसी अगर आती है बिजनेस में, तो वो प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको लॉस से बचाने के लिए समझदारी से अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके कोई भी एक्शन ले सकता है जो प्रिंसिपल को उसके लॉस से बचाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो इमरजेंसी में कर सकता है कोई भी कार्य प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए। जैसे कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई गुड्स दिया है सेल करने के लिए, और अगर गुड्स को रिपेयर करना है तो अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे एजेंट उस गुड्स को रिपेयर भी कर सकता है सेल करने के लिए, जिससे वो गुड्स बिक सके, उसकी सेल हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं वेयर एजेंट एक्सीड अथॉरिटी को वो कब इंक्रीज़ कर सकता है। सेक्शन 227 में, प्रिंसिपल हाउ फार बाउंड व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। प्रिंसिपल कैसे बाउंड होगा, मतलब अगर एजेंट अथॉरिटी को एक्सीड कर देता है तो प्रिंसिपल बाउंड होगा क्या? When agent does more than he is authorized to do, and when the part of what he does which is within his authority can be separated from the part which is beyond his authority, so much only what he does is within his authority is binding as between him and his principal। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है कि एजेंट अगर कोई काम करता है प्रिंसिपल के बिहाफ में, अनऑथराइज्ड एक्ट करता है जो उसके पास अथॉरिटी नहीं है और वो कार्य कर देता है, तो अगर उस पार्ट को ऑथराइज्ड एक्ट जो कि अथॉरिटी है जिस चीज़ को, उससे अलग किया जा सकता है तो प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑनर है शिप का और कार्गो का। शिप कार्गो क्या होता है? शिप में जो गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, उसको कार्गो कहते हैं। तो ए जो है ऑनर है शिप का, कार्गो का, बी को अपॉइंट करता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए 4,000 रुपये की शिप के लिए। तो बी क्या करता है? पॉलिसी लेता है शिप के लिए, लेकिन उसमें जो गुड्स हैं उसकी भी पॉलिसी वो ले लेता है अलग सम पे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा कार्गो के लिए, केवल वो शिप के लिए लाइबल होगा। शिप के लिए जो पॉलिसी ली गई है उसी के लिए लाइबल होगा, कार्गो के लिए वो नहीं होगा। वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसके लिए बाउंड नहीं है वो। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 228 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट अथॉरिटी इज़ नॉट सेपरेबल। अगर एजेंट कोई कार्य कर देता है जो इसके अथॉरिटी में नहीं है और उस एक्ट को उसके अथोराइज एक्ट से सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा, बाउंड नहीं होगा उस चीज़ के लिए। When an agent does more than he is authorized to do and does beyond the scope of his authority cannot be separated from what is within it, the principal is not bound to recognize the transaction। तो ये है सेक्शन 228। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 229 के बारे में। यहाँ पे क्या कहा गया है? consequences ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। अगर कोई नोटिस एजेंट को दी जाती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के द्वारा, तो वो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि वो नोटिस किसके लिए दी गई है? प्रिंसिपल के लिए। ये कंसीडर किया जाता है कि वो नोटिस किसके लिए है? प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि एजेंट जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो प्रिंसिपल के बिहाफ में करता है, ना कि अपने लिए करता है। तो कोई भी नोटिस अगर थर्ड पार्टी देगी तो वो प्रिंसिपल के लिए होगी। उसके बाद
लास्ट है सेक्शन 238। इसमें क्या कहा गया, इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाई एजेंट। तो अगर एजेंट कोई फ्रॉड करता है, मिस रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, तो एग्रीमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो एजेंट है जिसके पास अथॉरिटी है, अगर वो अथॉरिटी के तहत रह करके कोई मिस रिप्रेजेंट या फ्रॉड करता है तो यहाँ पे प्रिंसिपल लाइबल होगा। लेकिन जिस चीज़ की अथॉरिटी उसको नहीं है, उस चीज़ के लिए वो फ्रॉड करता है, मिस रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, तो वहाँ पे प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा, उस चीज़ के लिए बाउंड नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एजेंट की अथॉरिटी ख़त्म होती है। इसके बाद 2-3 टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको लॉ के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ सकें और चैप्टर का सार आपको मिलेगा, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन, और कोई भी सेक्शन नहीं छूटेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।